हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रितिन दौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। हाँ जी, लास्ट पार्ट तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था? ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड आउट करना सीखा था। अब यहां से हम प्रोसीड कर रहे हैं थोड़ा आगे की तरफ चैप्टर में, जो कि है रेडॉक्स रिएक्शंस के टाइप। कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं और ऑन द बिहाफ ऑफ द रिएक्शंस क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आइए, सबसे पहले मैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में अगर बात करूं तो आपको बताना चाहूंगी कि एज पर योर सिलेबस इन द नीट एग्जामिनेशन हम लोग को कौन कौन से टाइप लेने हैं। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अनदर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, third is displacement reaction, and the fourth is disproportionation reaction, और you can also say disproportionate reaction। तो अब यहाँ पर हमको 1 to 1 इन सारे रिएक्शन पार्ट्स को चेक करना है, समझना है, और इनमें मैं विद द रिएक्शंस आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख के दूंगी वहां पर। तो चेक करना है, जिससे आपका क्या होगा, जो प्रीवियस सेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा था वो यहाँ भी सारे रिएक्शंस पे चेक कर पाओगे। 1 to 1 मैं अब चेक नहीं करूंगी, सिर्फ आपको चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन को, जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एज अ वर्ड इंडिकेट, कॉम्बिनेशन मींस जब कोई चीज कंबाइन होगी वहां पर तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन। तो वही है केमिस्ट्री के अंदर भी, कुछ नया नहीं होता यहां पर। तो हमने कहा लेट अस अज्यूम A plus B gives C, तो सिंपली मैंने बोल दिया भाई A और B दोनों कंबाइन हो गए, C बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने यहां पर लैंग्वेज फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो आप क्या कहेंगे? प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, क्योंकि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कॉम्बिनेशन किसका हो रहा है, दैट इज मच इंपॉर्टेंट। अब वो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं रिएक्टेंट स्पेशीज का है। किसका? रिएक्टेंट। और उन रिएक्टेंट स्पेशीज के कॉम्बिनेशन से आपको कौन मिल रहे हैं जनाब? प्रोडक्ट। तो ये लीजिए, आपने कह दिया कि प्रोडक्ट फॉर्म होगा जब कॉम्बिनेशन होगा रिएक्टेंट स्पेशीज का, उनको हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इतनी छोटी सी बात थी। चलो अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे ये बताओ, ये क्या दिख रहा है तुम लोगों को? पहले तो तुम कहोगे मैम आग जल रही है। आग तो नहीं जल रही है। कुछ को दिख रहा होगा मैम ये तो ना कोल लग रहे हैं जो रेड हॉट हो गए हैं और उसके बाद अब ये ऐश फॉर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। अरे शैतान बच्चों, यहां से देखो कि अगर इसमें मैं तुमको रिएक्शन के बिहाफ पे पूछूं तो मुझे एक चीज बताओ, क्या ये कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन नहीं है जिससे तुम्हें यहां पर कौन मिल रही है? CO2। ठीक है, तो यहां सिर्फ इस पिक्चर को देख के हमेशा वो वाला नहीं कि पिक्चर देख रहे हैं बैठ के कि रेड कलर के कोल्स हैं मैम, ऐश में कन्वर्ट हो रहे हैं मैम, ये व्हाइट पार्ट जो है मैम ये तो ऐश हो चुका है। ठीक है, क्या है केमिस्ट्री के अंदर? यहां कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो ये हमें CO2 गैस लिबरेट करेगा। अब देखो मैंने यहां पर क्या लिखे हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट साथ साथ, तो वो भी चेक करते जाना। आ जाओ, ये देखो एक और एग्जाम्पल लेती हूं मैं। थ्राइस ऑफ Mg की रिएक्शन में N2 के साथ करा रही हूं, मतलब मैं Mg को N2 के साथ कंबाइन कराना चाह रही हूं। करवा दो। तो ये देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट? Mg3N2 बन जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, इनिशियल में 0 0, लेकिन हमें पता है Mg भाई कैसे एग्जिस्ट करते हैं, +2 और +3 फॉर्म। बात करूं मैं, अगर नहीं भी समझ में आते तो देखो एक ट्रिक बताती हूं कुछ छोटी चीजों के लिए। क्या लिखा? Mg3N2। इसको यहां पहुंचाओ, इसको यहां पहुंचाओ, तो देखो Mg क्या आ गया? प्लस का 2 और ये N2 क्या था? सॉरी नॉट 2, माइनस का 3। कर लोगे? आ जाओ नेक्स्ट चेक करो। N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 किसकी रिएक्शन? अमोनिया वाली रिएक्शन है, बहुत पड़ी हुई है। क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ NH3। सिंपल स्टेट, ये -3 में, ये +1 में। आओ नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, डिकम्पोजिशन। पहले वाले में जोड़ना है, दूसरे वाले में तोड़ना है। देख रहे हो खेल? पहले उन्होंने कहा कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाओ, अब ये कह रहे हैं अब रिएक्टेंट को तोड़ो फिर प्रोडक्ट बनाओ। तो ये कौन सी नई बात है? ये तो तुमने हमेशा से पढ़ा है। क्या करोगे? लेट अस अज्यूम, फिर से हमारा वही सबसे बेसिक एग्जाम्पल दुनिया का, जैसे मैथ्स में चलता है XY, हमारे यहाँ चलता है A और B।
तो हमने कहा AB को जब मैंने तोड़ा यानी कि डिसोसिएट किया तो आपने कहा A+B बन गया ना प्रोडक्ट। तो अगर लैंग्वेज में पूछ लिया जाए तो वो क्या कहेंगे जनाब? ये जनाब कहेंगे प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे बाय द सेपरेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कुछ नई तो बात नहीं आई बाहर से निकल के, वही बात है, सिर्फ उसको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की लैंग्वेज में समझना है। ठीक है, चीजें वही हैं जो आपके दिमाग में चल रही हैं, एग्जैक्टली वही हैं, सिर्फ आपको उसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में लिखना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। चलिए तो देखो अब हम लोगों को क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब तोड़ने का काम करना है अब अपने को बढ़िया से। पहले हमें उन लोगों ने कहा कि नहीं जनाब एडिशन कराइए, रिएक्शन में एडिशन करके हमको डिस्प्लेसमेंट दिखाओ। एडिशन करके डिस्प्लेसमेंट दिखा ही नहीं सकते, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अलग से हम दिखाएंगे, यानी कि अब तुमको रिएक्शन को तोड़ना है आयनिक फॉर्म में। अब डिस्प्लेस करो, आयनिक फॉर्म में तोड़ो या इंडिविजुअल एंटाइटी बनाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। हमको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शो करना है तो क्या, डिस्प्लेसमेंट। आ जाओ, सबसे पहले एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है, ट्वाइस ऑफ H2O गिव्स 2H2 + O2। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ क्या तुम पानी को तोड़ सकते हो? तो हाँ, मुझे तुमने बहुत सारों ने ये जवाब दिया कि हाँ जी मैम पानी को बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। अगर मैं कहूँ तो मैं कहती हूँ हाँ मैं तोड़ सकती हूँ पानी को, लेकिन मेरा फॉर्म होगा केमिस्ट्री वाला। आपका फॉर्म क्या था? आंसर मेरे पास आया कि मैम 1 गिलास पानी लिया, दूसरे गिलास में आधा कर दिया, टूट गया ना पानी। तो बेटा थोड़ा इंस्टा जनरेशन से बाहर आओ और इस चीज को समझो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। सिर्फ हमें उसी चीज को फॉलो अप नहीं करना है कि आधा ग्लास पानी किया और हो गया आधा और पानी टूट गया, नहीं। क्या करोगे, इसको डिसोसिएट करोगे, मॉलिक्यूल फॉर्म को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। मैंने कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं? 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ट्वाइस ऑफ H2O। तो देखो यहां पर 2H2 होल ओवर, देखो यहां हाइड्रोजन कितने थे? 4। यहां जाके भी मेरे पास आफ्टर डिस्प्लेसमेंट भी कितने हैं? 4, यानी वैलेंसी कंप्लीट है। साथ साथ ऑक्सीजन 2। तो पानी यहां ऐसे तोड़ा जाएगा, ना कि बॉटल या ग्लास में से लेके आधा आधा ग्लास कर दिया। ये लो जी, तो इंस्टा जनरेशन, बैक टू द केमिस्ट्री वर्क। चलो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? ट्वाइस ऑफ NaH गिव्स 2Na + H2। समझ में आ रहा है? मैंने यहां पर 2 मोल्स लिए हैं NaH के, सॉलिड है, और यहां पर जब ये डिस्प्लेस होगा, डिसोसिएट कर दूंगी मैं, तो कितने में हुआ? 2Na + H2। सेम वही चीज है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्योंकि केमिस्ट्री के ऊपर तुम लोगों ने बहुत सारे मेरे पास एक चीजें लेकर आते हो कि मैम एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन। ठीक है, तो सुनो, इस बेसिस पे भी कुछ जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो प्योरली रेडॉक्स नहीं होती। दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर और यू कैन से द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्शंस। तो हर रिएक्शन को नहीं कह दोगे कि रेडॉक्स है, डिस्प्लेस हो गई, डिसोसिएट हो गई, एसिड बेस बना दिया तो रेडॉक्स हो गई, नहीं। आई बात समझ में? अब देखो एक और एग्जांपल, CaCO3 किस में डिसोसिएट होगा? फटाफट से मेरे को डिस्प्लेस करके बताओ क्या हो जाएगा इसके केस में? CaO + CO2। और यहां पर मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि सिखा चुकी हूं इससे जस्ट प्रीवियस वाले पार्ट में, तुम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना, फिर भी मैंने यहां पर हर इक्वेशन में क्यों लिख के दिए हैं, जिससे आप हर रिएक्शन में अगर चेक करोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगी, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा तुम लोग फ्रूटफुल रिजल्ट दोगे। तो यहां तक बात समझ में आ गई, कैसे अपने को रिएक्शन को ब्रेक करना है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करनी है। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट। वर्ड देखो, डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना है, और जहां दूसरी जगह रखा है वहां से एक चीज उठा लाओ और उसको उस जगह पर प्लेस कर दो। अब उस चीजें क्या है? वो रिएक्शन। अब उन रिएक्शंस को कैसे लिखेंगे? लो, मैंने रिएक्शन करवाई X की Y और Z के साथ, ठीक है, जैसे हम लोग दोस्तों को मिलवाते हैं, हम लोग आपस में घूमने जाते हैं, कुछ और फ्रेंड्स भी होते हैं, कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स, कुछ कॉमन फ्रेंड्स। अब वो होता है कि वो कॉमन फ्रेंड से म्यूचुअल फ्रेंड्स बन जाते हैं और म्यूचुअल फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। वही कॉन्सेप्ट है तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कि जो पहले मेरा कॉमन फ्रेंड थी वो जब मेरे ग्रुप में मिलती है किसी के साथ तो वो उसकी गुड फ्रेंड हो गई। सेम आप पे अप्लाई होता है, आपके तो बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स तो कभी रहे नहीं होंगे। तो हमने कहा ये लीजिए X की मैंने YZ से रिएक्शन कराई, तो इस X ने कहा Y तू हट, अब ये जगह मेरी है, तो ये लो XZ + Y। अब आ जाओ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा इसको? प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय रिप्लेसिंग एन एटम और आयन इन द रिएक्टेंट।
प्रोडक्ट कब फॉर्म होगा? जब रिएक्टेंट से आप एटम या आयन को रिप्लेस कर दोगे दूसरे एटम और आयन के थ्रू। तो यहां पर जो X था उसने Y की जगह ले ली और Y ने X की जगह ले ली। दैट इज सिंपली डिस्प्लेसमेंट। इतना तो समझ आ गया। रिएक्शन में देखते हैं, आओ एग्जाम्पल में। उससे पहले सुनो, ये डिस्प्लेसमेंट दो टाइप के हैं, मेटल और नॉन मेटल। अब पहले तो वो एग्जाम्पल याद आ जाना चाहिए जो प्रीवियस टू प्रीवियस सेशन में बताया था, जिंक रॉड वाला। कॉपर नाइट्रेट के सोल्यूशन में मैंने जिंक रॉड डाली थी और जैसे ही जिंक रॉड ने उसमें डिसॉल्व होना शुरू किया था तो वो जो कॉपर नाइट्रेट का ब्लू सोल्यूशन था वो कैसा होने लग गया था? कलरलेस। आओ, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी मेटल डिस्प्लेसमेंट की। तो ये देखो, यहां पर मैंने जिंक रॉड को लिया है कॉपर नाइट्रेट के सोल्यूशन में। इनिशियल में तुम्हें दिख रहा है ये क्या है? तुम्हारी जिंक रॉड या फिर चिप कह सकते हो। इसको क्या कह रहे हो? ये क्या है? तुम्हारा कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन। अब ये पहला कैसे कलर में है? ब्लू अपीयरेंस में है, दिस इज। और आपने देखा आफ्टर सम टाइम जैसे मैं इसको डिप करती हूँ और ये डिसॉल्व होना शुरू हो रही है तो ये यहां पर सोल्यूशन आपका कैसा हो गया? कलरलेस, क्योंकि इसके अंदर अब किसकी प्रॉपर्टीज आ गई? जिंक की। तो अब रिएक्शन भी देख लो, डिस्प्लेसमेंट ही तो दिखाओगे। CuNO3 होल ट्वाइस था, मैंने जिंक के साथ रिएक्शन कराई। अब यहां पर जो कॉपर था इसकी जगह किसने ले ली? जिंक बाबा ने। तो ये जिंक बाबा आ गए हैं कॉपर की जगह, तो रिएक्शन में चेंज क्या होगा? ZnNO3 होल ट्वाइस और ये कॉपर G। ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये तो समझा भी चुकी हूं। आ जाओ, अब नॉन मेटल के लिए बात करूं तो केमिस्ट्री लैब में सबसे बेस्ट चीज जो सारे बच्चों को लगती है वो क्या होता है? तुम्हें कुछ नहीं करना होता, तुम ढूंढते हो सोडियम मेटल और उसको ले जाके सिंक में डाल देते हो और सिंक में डालते ही तुम कहते हो ब्लास्ट हुआ है, ठीक है, और ब्लेम लगाया जाता है एक दूसरे पे, मैम इसने किया और उसने किया। ये वही पार्ट है नॉन मेटल वाला कि जैसे ही सोडियम मेटल को आप पानी के टच में लाते हैं ब्लास्ट होता है एक छोटा सा। तो वही जनाब कैसे अपीयरेंस दे रहे हैं? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट वाली। इसी के साथ अगर मैं इसको आपसे चेक करो, ये एल्कली मेटल मेरा मान लो सोडियम, कौन से ग्रुप का है? हेलिना की रब से फरियाद, ये ना है ना, सोडियम कौन से ग्रुप का है? फर्स्ट ग्रुप का। कौन सा मेटल है? एल्कली। चलो, ये सोडियम मेटल जैसे ही इस पानी के टच में आया और ये जो ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट कोई बहुत शानदार वाला ब्लास्ट नहीं होता है, बहुत माइनर सा होता है, ठीक है, लेकिन उस ब्लास्ट के दौरान जो गैस लिबरेट होती है दैट इज इंपॉर्टेंट। वो गैस है H2 गैस। तो ये देखो, ये जो फ्यूम्स दिख रहे हैं तुम्हें, दोज आर व्हाट? H2 गैस। आओ रिएक्शन में समझाती हूं अब इसको। अब तुम्हें एक्सपेरिमेंट तो ध्यान आ गया ब्लास्ट वाला। मैंने ट्वाइस ऑफ Na को वाटर के साथ कंबाइन किया। अब क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चल रही है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब सोडियम अब किसकी जगह ले लेगा? यहां पर वाटर के साथ कंबाइन होगा। तो क्या बन गया? ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस H2। अब रिएक्शन भी समझ में आ गई। साथ साथ ऊपर लिखे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो मैंने इसलिए तुम्हें लिख के दिया है हर पार्ट में कि इससे तुम्हारी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट वाली भी साथ साथ। ठीक है, चलो ये चार्जेस हैं 1 to 1। अब आ जाओ नेक्स्ट रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, मेरी फेवरेट है थोड़ी सी। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या कहती हैं? वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स और या फिर आयंस जिनमें दो से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, वो है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे मैं कोई काम कर रही हूँ तो एक साथ पैरेलली मुझे चल रहा होता है कि यार अभी मुझे लेक्चर भी लेना है, साथ साथ मुझे पहला वाला पार्ट को भी कवर करना है, साथ साथ मुझे नया कंटेंट भी रेडी करना है, तो 2-3 चीज़ें मेरे साथ पैरेलल चल रही हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मेरी फेवरेट टाइप रिएक्शन है कि यहाँ पर 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं किसी भी रिएक्शन में। चेक करते हैं, आओ। मैंने रिएक्शन ली है फॉस्फीन की। अब फॉस्फीन एक गैस है, ये कौन सा फॉर्म है फॉस्फोरस का? P4। इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ाए हैं फॉस्फोरस के फॉर्म्स। P4 इज द वाइट फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, भूला मत करो। कौन सा फॉर्म है? वाइट फॉर्म। ये लो, ठीक है। मैंने रिएक्शन कराई NaOH के साथ, जैसे ही आपने रिएक्शन कराई क्या बन गया? PH3, दैट इज फॉस्फीन।
प्लस ये सेपरेट पार्ट NaH होल ट्वाइस, सॉरी नॉट होल ट्वाइस, NaH2PO2। अब आओ, अब इसकी रिएक्शन और एग्जाम्पल्स भी देख लो। ट्वाइस ऑफ H2O2 है, कैसे टूटेगा 2H2O और O2 में। ऐसे ही ये लो, इसकी रिएक्शन थ्राइस ऑफ OH से कराई प्लस थ्राइस H2O कराई, तो ये बन गया आपका फिर से फॉस्फीन। फिर मैं कह रही हूँ, मैंने जितनी जगह हर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए लिख के दिए हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस। अब इसके अंदर आपको वही सारी चीज़ें रिवाइंड हो जानी चाहिए जो मैंने आपको रिडक्शन पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड प्रोसेस में बताया था, एक जिंक और कॉपर वाला, होपफुली याद होगा। कॉपर की रॉड जो है मैंने सोल्यूशन में डिप की थी और वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये धीरे धीरे सोल्यूशन में क्या होगी, डिसॉल्व होना शुरू होगी। उस दौरान हमने चेंज देखा था। सेम प्रोसेस मैं फिर से बताऊंगी आपको। यहां पर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस चेक करना है। पहली चीज तो क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब रिएक्शंस जो हैं इस दौरान क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। सी, एनर्जी रिलीज होगी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के द्वारा, जो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी या फिर आप कहें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल सी बात कही मैंने, क्या कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस देखते हैं, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ओवर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या फिर आप कहें तो इलेक्ट्रिसिटी में। और वो किसके लिए काम आती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन हो रहा है। दैट मींस कि वो किसके लिए काम आएगी, वो इनिशिएट करेगी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को, पहली चीज तो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, यू हैव टू राइट डाउन। आ जाओ, अब सबसे पहले मैं इस इलेक्ट्रोड प्रोसेस में आपके साथ डिस्कस करूंगी गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल वैसे तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला पार्ट है, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी ब्रीफिंग इसकी कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो अपन डेनियल सेल भी पढ़ेंगे। तो देखो, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल के अंदर क्या है, गैल्वेनिक सेल को ही आप वोल्टेक सेल भी बोलते हैं, पहली चीज तो ये, और फिजिक्स वाले सर ने तो पढ़ा ही दिया होगा। क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, किसके लिए यूज होता है, रेडॉक्स रिएक्शन के लिए। और ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बताया तो वही हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ हमारी जो इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करेंगे वो कौन है, यहाँ पर वोल्टेक सेल और गैल्वेनिक सेल। चलो इस प्रोसेस को देखो, यहाँ पर मैंने एक जिंक की इलेक्ट्रोड ली है, एक मैंने कॉपर की इलेक्ट्रोड ली है, ठीक है। जिंक और कॉपर की मैंने यहाँ इलेक्ट्रोड ली है। अब ये जो जिंक है, ठीक है, यहाँ कैथोड और एनोड का जनरेशन आप चेक कर लीजिए, और बीच में मैंने एक लगाई है पोरस मेम्ब्रेन दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ जो मेरा सोल्यूशन है ये है ZnSO4 का, और यहाँ जो मैंने सोल्यूशन लिया है दैट इज ऑफ CuSO4। कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट का सोल्यूशन मैंने यहाँ लिए हुए हैं। तो आप देखिए, जब यहाँ इस पोरस मेम्ब्रेन के थ्रू कैटायंस और एनायंस का एक्सचेंज होगा, उस एक्सचेंज के दौरान आप यहां पर देख रहे हैं देयर इज सम लिटिल स्पार्क, जो क्या जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। बस यही बात तो पढ़नी थी, कुछ नई चीज नहीं थी। क्या कहा, जैसे ही यहाँ पे कैटायंस और एनायंस का एक्सचेंज शुरू होगा थ्रू दिस पोरस मेम्ब्रेन, तो ये क्या होगा, इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के दौरान यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जो किसके लिए हेल्पफुल है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसेसेस के लिए। चलिए अब इस प्रोसेस के लिए हम जिंक और कॉपर के बिहाफ पे इस चीज़ को पूरा एक बार थियोरेटिकली भी देख लेते हैं। जो मैंने बताया उसी की अब थ्योरी है। क्या है, इन अ गैल्वेनिक सेल कंसिस्टिंग ऑफ जिंक एंड कॉपर, जिंक मेटल स्ट्रिप एक्ट एज द एनोड। सी दिस किसकी तरह है, एनोड, जबकि वो किसकी तरह होगी, कैथोड। आ जाओ, वेयर एज ऑक्सीडेशन अगर, जिंक पे क्या हो रहा है हमारा, वहां पर ऑक्सीडेशन। पढ़ चुके हो सारी चीज, पता ही है। एंड द कॉपर मेटल स्ट्रिप एक्ट एज अ कैथोड, जहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। द जिंक रॉड स्ट्रिप इज ऑक्सीडाइज्ड टू Zn+2 बाय द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही वहां इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में। आ जाओ, ऐसे ही कॉपर आयंस के लिए बात की जाएगी, तो कॉपर आयंस रिड्यूस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके वो क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा 2 हाफ सेल रिएक्शंस हो जाएगी। हमने हाफ रिएक्शंस भी पढ़ी हुई हैं। अब वो हाफ सेल रिएक्शन एनोड पे क्या होगी, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। Zn से क्या बन रहा है, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। ऐसे ही अगर मैं कैथोड पे चेक करूं तो वो क्या कहलाएगी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगा उस केस में कि कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, उसने जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए वो किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में। Cu+2 से किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में। चलो अब यहां पर जिंक ने तो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं जो कैप्चर हुए हैं कॉपर आयन के द्वारा, और उसने क्या बनाया है यहां पर, मेटालिक कॉपर। यह पूछा जाता है आपसे बहुत बार, तो इस चीज को याद रखना कि जब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है जो कि कैप्चर हुए हैं कॉपर आयंस के द्वारा, तो वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, मेटालिक कॉपर। तो ओवरऑल जिंक कॉपर रिएक्शन अगर मैं लिखना चाहूं यहां पर, रेडॉक्स रिएक्शन जिसको आप कह रहे हैं, वो क्या होगी, Cu+2 प्लस Zn गिव्स Cu प्लस Zn+2। क्लियर है, ये इससे इसमें रिड्यूस हुआ है, ये इससे इसमें ऑक्सीडाइज हुआ है। That's it. So this is the simple redox reaction. चलो अब ये जो ऑब्जर्वेशन है इसकी, अगर हम गैल्वेनिक सेल में देख रहे हैं तो आपने कहा जिंक इलेक्ट्रोड एनोड की तरह, बिकॉज जिंक हायर है अपनी एक्टिविटी सीरीज में कंपैरिजन टू कॉपर, और ऑक्सीडाइज हो जाती है मोर इजीली देन कॉपर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि क्यों हम उसको एनोड की तरह एक्ट करवा रहे हैं, तो आपको याद रखना है उसकी एक्टिविटी सीरीज में रैंक हाई होता है कॉपर के कंपैरिजन में, और मोर इजीली ये ऑक्सीडाइज हो जाता है कॉपर से। अब देखिए, अब जो जिंक एनोड है वो स्लोली डिप्रिशिएट होगी और जिंक मेटल लूज करेगी सोल्यूशन के अंदर, धीरे धीरे डिसॉल्व होगी। जब इलेक्ट्रॉन लूज करती जाएगी तो धीरे धीरे डिसॉल्व होगी, मतलब लॉस हो रहा है वहां पे जिंक मेटल का, और क्या होगा, कंसंट्रेशन जो है जिंक आयन की वो बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन लूज होगा, कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रो जनरेशन कहिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी आपके फॉर्म में जनरेट होना शुरू हो जाएगी एनोड के ऊपर। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं जिंक से लेके, जो आपका जिंक एनोड है उससे मूव कर रहे हैं एक एक्सटर्नल वायर के थ्रू कॉपर इलेक्ट्रोड तक, और वहां पर ये कंबाइन किसके साथ हो जाते हैं, कॉपर आयंस के साथ, जो कि किस में प्रेजेंट है, अपने सॉल्यूशन में, और क्या बना रहे हैं, मेटालिक कॉपर। तो अब रिएक्शन भी समझ में आ गई, डायग्रामेटिकली भी समझ में आ गया और थियोरेटिकली भी समझ में आ गया। अब रिएक्शन ये देख लो, रिड्यूस हो रहा है, Cu2 प्लस 2e गिव्स Cu। आ जाओ, अब ये जो रिडक्शन हो रहा है ये कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है, तो आपने कहा कि यहां पर कैथोड का मास इंक्रीज होगा, मास जो है कैथोड का वो यहां पर इंक्रीज होगा, किसकी वजह से, क्योंकि वहां पर कॉपर मेटल का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, लाइकवाइज सेम जो कंसंट्रेशन है वो आयंस की, कौन से आयंस की, कॉपर आयंस की, डिक्रीज होगी। ये पॉइंट्स याद रखना। So the passage of ions across the membrane assists its maintaining its cell neutrality। ये बात बहुत पूछी जाती है, ये जो passage है आयंस का वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन सेल्स की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। सॉरी, बहुत देर से बोल रही थी तो थोड़ा फंबल हो गई थी। चलो आओ, अब एक और टॉपिक पढ़ना है छोटू सा, रिडॉक्स टाइट्रेशन एज अ रिडॉक्स रिएक्शन एज अ बेसिस फॉर टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन तो बहुत पढ़ी है तुमने प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल वाली मैम ने भी प्रैक्टिकल कराया होगा। अब जिन्होंने क्लास में जाके नहीं देखा है तो उनके लिए तो वो होता है कि मैम अच्छा टाइट्रेशन वही वाली होती है ना मैम जिसमें पिंक कलर आ जाता है। अब पिंक कलर तो भाई तुम रूह अफ़ज़ा से भी बना सकते हो, मैं तुम्हें बोलूँ टाइट्रेशन करके दिखा दो तो तुम घर से रूह अफ़ज़ा ले आना, एक ड्रॉप डालना पानी के अंदर, मैम देखो टाइट्रेशन हो गई। तो वो वाली टाइट्रेशन तो हमें यहाँ करनी नहीं है रूह अफ़ज़ा वाली, यहाँ हमको करनी है KMnO4 की। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट की टाइट्रेशन करेंगे ऑक्सैलिक एसिड के साथ। चलो अब सुनो, सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स टाइट्रेशन के बिहाफ पे। टाइट्रेशन के अंदर भी आप लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस देखते हैं, क्योंकि यहां पर दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, इसलिए हम इसको ओवरऑल क्या कह देते हैं, रेडॉक्स टाइट्रेशन। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि रेडॉक्स टाइट्रेशन किस लिए काम आती है, वो स्ट्रेंथ डिटरमाइन करती है रिडक्टेंट की और ऑक्सीडेंट की। क्या डिटरमाइन करते हैं, स्ट्रेंथ।
ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना किस लिए ये काम आती है रेडॉक्स टाइट्रेशन, टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट बाय यूजिंग अ रेडॉक्स इंडिकेटर, पहली चीज। चलो नेक्स्ट की पॉइंट, रेडॉक्स टाइट्रेशंस जो होती हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से काम में लेते हैं यहाँ पर, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड आयोडीन, कोई भी व्हाटएवर यू वांट, बट डिपेंड करता है कि हम इसके साथ में दूसरा पार्ट किसका लेंगे। चलो अब आओ, अब पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जिसको आप कहते हो, ठीक है। KMnO4 कैसा होता है, डार्क पर्पल कलर का होता है, वो भी लिक्विड, और साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट के एस्टिमेशंस में हेल्पफुल होता है, काम आता है। इस क्वेश्चन को दिमाग में रख लेना, कई बार पूछा जा चुका है कि वाई वी यूज KMnO4, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करने के काम आता है। एग्जाम्पल भी बता देती हूँ, Fe+2 आयंस और ऑक्सिलेट आयंस, ठीक है। अब इसमें इंडिकेटर्स यूज नहीं करते हैं हम पोटेशियम परमैंगनेट वाले में, क्योंकि वो खुद ही एक सेल्फ इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है। और अदर एग्जांपल्स हम लें जिनमें आपको इंडिकेटर यूज करना पड़ता है, तो आप कौन सा यूज करते हैं, फिनोफ्थिलीन। चलो अब ये देखो, ये ब्यूरेट स्टैंड लैब में होपफुली देखा होगा, ये ब्यूरेट जिसके अंदर ये पर्पल कलर का कुछ दिख रहा है, यही है पोटेशियम परमैंगनेट, रूह अफ़ज़ा नहीं है, ठीक है। अब ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है, इसको आपने सेल्फ इंडिकेटर की तरह ये एक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करेगा, स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करेगा ऑक्सीडेंट की और रिडक्टेंट की। अब हम इसको किसके बेसिस पे, हमने बेस में लिया है जो हमारा बीकर है उसमें ऑक्सैलिक एसिड, हम इसको टाइट्रेट करेंगे, 1 ड्रॉप सोल्यूशन हम डालते हैं यहाँ पर, 1 ड्रॉप, और हम लोग देखते हैं जस्ट 1 ड्रॉप के चेंज पे आपके पास अ स्लाइट पिंक कलर वहाँ पर आ जाता है, जिसको आपने कहा कि यहाँ पर आपकी टाइट्रेशन का पार्ट हुआ। लेकिन वो एंड पॉइंट नहीं कहलाता, यहाँ पर एक और चीज होती है एंड पॉइंट। वो एंड पॉइंट क्या होता है, जब आप रिवर्स रिएक्शन करवाते हैं, दैट मीन्स कि आपने पहले वो पिंक कलर आया, ठीक है, आपने 1 ड्रॉप चेंज देखा, 3 रीडिंग आपने ले ली, उसके बाद आप रिवर्स रिएक्शन में क्या करवाते हैं, दोबारा से इसको ऐड करना शुरू करते हैं, और आप फिर देखते हैं कि वो जो पिंक कलर है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है। तो आपको फर्स्ट डिसअपेरेंस से लेके और फाइनल ट्रांसपेरेंट तक फिर से 3 रीडिंग लेनी होती है, और उसके बाद आप जो कॉन्करेंट रीडिंग निकालते हैं वही कहलाता है एंड पॉइंट। चलिए आप सुनिए, अब टाइट्रेशन के दौरान आपने कहा पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, पिंक कलर का, और ये डिस्चार्ज कर रहा है रिडक्टेंट को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करके, ठीक है। फर्दर एडिशन जो है सिंगल ड्रॉप का, वो क्या करेगा, एक स्लाइट पिंक कलर देगा। जो मैंने अभी आपको सारी बातें बोली वो यहाँ पर थ्योरी में मैंने आपको लिख के भी दे दी हैं। अब देख लो एंड पॉइंट टाइट्रेशन, एंड पॉइंट में क्या है कि ये फिर से जो स्लाइट पिंक कलर आया था दोबारा से ये अपने ट्रांसपेरेंट कलर में आ गया। सो दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। In the redox titration reaction where the oxidizing agent does not act as a self indicator, तो हम वहां पर कौन से इंडिकेटर्स यूज करते हैं, डाइफिनाइलअमीन और एनफिलाइन एंथ्रेलिक एसिड। कई बार नहीं पूछ लिया जाता है तो पता होना चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, कुछ एग्जाम्पल्स और भी बता दे रही हूँ इस टाइट्रेशन के अलावा। जब आपको Fe का एस्टिमेशन करना होता है तो आप वहां पर पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हो, ठीक है, और डाइफिनाइलअमीन इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है। और ये जो टाइट्रेशन है जिसमें आयोडीन डायरेक्टली टाइट्रेट होता है किसके अगेंस्ट, रिड्यूसिंग एजेंट के अगेंस्ट, उसको कहा जाता है आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। और तुमको ये याद रखने के लिए इजी सी ट्रिक है, बेस्ट है, कि जब पूछ रहा है व्हाट इज आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, मतलब वहां पर आयोडीन यूज किया जाएगा, और आयोडीन क्या कर रहा है वहां पर, डायरेक्टली टाइट्रेट हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट के अगेंस्ट। और किसका एस्टिमेशन कर रहा है, Fe का, आयरन का। चलिए एक और एग्जांपल, जब आप हाइपो की बात करते हैं, हाइपो सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात होगी, तो आप वहां पर सोडियम थायोसल्फेट को ही हाइपो सोल्यूशन कहा जाता है। आयोडीन को डायरेक्टली रिएक्ट कराते हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ, किसकी प्रेजेंस में, स्टार्च की प्रेजेंट में। यहां पर आपका इंडिकेटर कौन है, स्टार्च। हाइपो के केस में इंडिकेटर इज स्टार्च।
और वो कैसा कलर देता है? इंटेंस ब्लू कलर। ठीक है, चलो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है वो सिंपली इन्वॉल्व करती है एडिशन, किस किस का एडिशन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक्सेस आयोडाइज आयन के साथ। क्या कहा मैंने? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक्सेस ऑफ आयोडाइड आयंस के साथ। क्या होता है उसकी वजह से? उससे आपको प्रोड्यूस होता है आयोडीन, फिर जिसको आप टाइट्रेट करते हैं स्टैंडर्ड थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ। तो ये होती है होल ओवर आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के बिहाफ पे। हाइपो के रिस्पेक्ट में पूछ ले तो स्टार्च एज एन इंडिकेटर, और अगर सिंपली आयोडोमेट्रिक पूछ ली जाए तो वहां पर आपका इंडिकेटर कौन है? ये लीजिए, डायफिनाइल अमीन। कर लेंगे? बात समझ में आ गई है टाइट्रेशन के भी बिहाफ पे? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद हम लोगों ने इस पार्ट को अच्छे से कवर कर लिया। तुमको मैंने टाइट्रेशन भी बता दी, रिडक्शन पोटेंशियल भी बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रोसीड करेंगे कुछ बैलेंसिंग के साथ। बैलेंसिंग के साथ साथ फिर से मैं कहूँगी इसको रिवाइज करना अच्छे से, हैंड नोट्स तो बनाने ही हैं, उसमें तो कोई कमी नहीं छोड़नी है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।